तो आज हम इसमें पढ़ेंगे तापमान ह्रास दर। तापमान ह्रास दर यानी थर्मल लैप्स रेट। ठीक है, अब तापमान ह्रास दर यानी थर्मल लैप्स रेट। अब ये भी देखिए, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसका सीधा सीधा संबंध होता है इसका, क्योंकि प्रभाव पड़ता है वायुमंडल की स्थिरता या अस्थिरता से। ठीक है, क्योंकि देखो तापमान वायुमंडल की स्थिरता मतलब कि बिल्कुल लो प्रेशर बढ़िया से है, इतना लो भी नहीं है, इतना हाई भी नहीं है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो फिर इवेपोरेशन हो जाएगा, फिर उसके बाद बारिश का फिनोमेना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो स्थिरता अस्थिरता मतलब कि बारिश होने से पहले की स्थिति या चक्रवात आने से पहले की स्थिति। तो उसको इस तरीके से हम वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर में स्टेबिलिटी है कि नहीं है, तो इसलिए हम इन टेम्परेचर लैप्स रेट को पढ़ते हैं, थर्मल लैप्स रेट को पढ़ते हैं। अब ये थर्मल लैप्स रेट भी दो तरीके का होता है। सामान्य ताप ह्रास दर यानी नॉर्मल लैप्स रेट। दूसरा होता है रुद्धोष्म ताप ह्रास दर। ठीक है, यानी एडियाबैटिक लैप्स, एडियाबैटिक थर्मल लैप्स रेट। ठीक है, अब ये जो एडियाबैटिक थर्मल लैप्स रेट है, ये भी दो तरीके का है। ये एक है ड्राई एडियाबैटिक थर्मल लैप्स रेट और एक होता है सैचुरेटेड एडियाबैटिक थर्मल लैप्स रेट। इसको आप बोलेंगे संतृप्त रुद्धोष्म ताप ह्रास दर। ठीक है, तो देख लीजिए टेम्परेचर लैप्स रेट को, थर्मल लैप्स रेट को हमको पढ़ना है। थर्मल लैप्स रेट दो तरीके का होता है, एक सामान्य यानी नॉर्मल लैप्स रेट और एक होता है एडियाबैटिक। एडियाबैटिक को भी फिर से दो पार्ट्स में, ड्राई एंड सैचुरेटेड। ठीक है, अब ये सब समझने से पहले ना आपको दो चीजें समझनी पड़ेंगी। ठीक है, चलिए अब चलते हैं कॉन्सेप्ट में। कॉन्सेप्ट में देखते हैं कि ताप में परिवर्तन यानी चेंज इन टेम्परेचर यानी ताप में परिवर्तन। ठीक है, ताप में परिवर्तन चेंज इन टेम्परेचर के दो प्रोसेस होते हैं। ठीक है, दो प्रोसेस में पहला प्रोसेस है डायाबैटिक टेम्परेचर चेंज। ठीक है, और एक होगा एडियाबैटिक टेम्परेचर चेंज। ठीक है, अब इन दोनों को समझते हैं। देखिए डायाबैटिक को समझें तो माना ये एक कोई वस्तु है A, ये कोई वस्तु है B, इसका टेम्परेचर T1 है, इसका टेम्परेचर T2 है। ठीक है, और एक शर्त है कि T1 इज ग्रेटर देन T2। ठीक है, तो क्या होगा कि अगर आपको पता है जो एनर्जी फ्लो होता है, जो हीट फ्लो होता है, वो हाई टेम्परेचर टू, अब हीट फ्लो हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। अब ये हीट फ्लो कब तक होता है, जब तक कि, कब तक, जब तक A का टेम्परेचर यानी टेम्परेचर ऑफ T1 ऑफ A T2 के बराबर ना हो जाए। ये हीट तब तक फ्लो होती रहेगी जब तक कि टेम्परेचर A का टेम्परेचर B के टेम्परेचर के बराबर ना हो जाए। तो इस प्रोसेस में क्या होगा कि A से एनर्जी यानी ऊष्मा निकलेगी, निष्कासन होगा,
ठीक है, तो ए क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा, ठीक है, और बी क्या करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, अवशोषण करेगा, अवशोषण यानी यहाँ पे रिलीज, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट ट्रांसफर, एक का एनर्जी का निष्कासन, दूसरे का अवशोषण, हीट ट्रांसफर तब तक होता रहता है जब तक कि दो वस्तुओं का तापमान बराबर ना हो जाए। इस प्रोसेस को आप बोलते हैं डायबेटिक टेम्परेचर चेंज। अब अर्थ के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो क्या होता है कि दिन में जब सनरे आती है, सनरेज आती हैं अर्थ के सरफेस पर, तो क्या करती है अर्थ ऊष्मा का पृथ्वी दिन के समय क्या करती है, अवशोषण, और रात के समय, ठीक है, ये है डे, ये है नाइट, रात के समय पृथ्वी ऊर्जा का या ऊष्मा का निष्कासन करती है, ठीक है, रिलीज करती है एंड एब्जॉर्ब करती है। इतना आपको क्लियर हो गया। तो ये है डायबेटिक प्रोसेस। इनमें ये अर्थ सरफेस अगर मान लिया, तो अगर इसके कांटेक्ट में जो भी एयर की लेयर आएगी, माना ये एयर की लेयर है, तो ये हीट ट्रांसफर होते रहेगा। अगर एयर की लेयर का टेम्परेचर कम है, तो अगर इसका टेम्परेचर ज्यादा है अर्थ के सरफेस का, इसका टेम्परेचर कम है, तो हीट ट्रांसफर होगा T1 से T2 की ओर को। तो जो अर्थ के सरफेस के पास की जो वायु होगी वो भी गर्म हो जाएगी, ठीक है। फिर धीरे धीरे यही गर्म वायु ऊपर की ओर उठेगी और यही आगे फिनोमेना को देखेगी। अब आगे का फिनोमेना हम एडियाबैटिक में देखेंगे, ठीक है। यहां तक का समझ में आया कि डायबेटिक और पृथ्वी के रेफरेंस में क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस में। सपोज करिए ये कोई वस्तु है, ठीक है, कोई ए वस्तु है और इसमें एक्सपेंशन यानी प्रसरण हो जाए। क्या हो जाए, प्रसरण हो जाए। प्रसरण यानी ये फैल जाए, ये वस्तु, एक्सपेंशन, ठीक है, ये अपने डिमेंशंस में फैल जाए, ठीक है। अगर ये फैलेगी, प्रसरण होगा, इसका मतलब इसके मॉलिक्यूल्स यानी अणुओं के बीच की दूरी बढ़ जाएगी। अगर इसके अणुओं के बीच की दूरी बढ़ जाएगी तो इसका मतलब तापमान में कमी आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे संवेदनशील ऊष्मा चेंज हो रही है गुप्त ऊष्मा में, ठीक है। मतलब जो सेंसिबल हीट है, सेंसिबल हीट चेंज हो रही है लेटेंट हीट में। ये सब मैंने समझा रखा है। अगर आप इस पूरी सीरीज का फर्स्ट लेक्चर देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं सेंसिबल हीट किसे कह रही हूँ और लेटेंट हीट किसे कह रही हूँ। सेंसिबल हीट वो होती है जो किसी पदार्थ में खुद में निहित ऊष्मा होती है। चाहे पानी हो, अगर वो गर्म या ठंडे में नहीं भी रखा होगा तो उसका एक अपना टेम्परेचर होगा, तो वो उसका संवेदनशील ऊष्मा है। और जब पानी का तापमान बढ़ जाएगा, अगर तापमान आप बढ़ाएंगे तो उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, उनके बीच की दूरी अगर बढ़ जाएगी, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो उनके बीच की दूरी भी बढ़ेगी, तो उसकी वजह से वो अपना सरफेस छोड़ करके बाहर चले जाएंगे और उससे इवेपोरेशन शुरू हो जाएगा। तो पानी के स्टेट में चेंज हो गया कि पानी लिक्विड से लेकर के गैसियस स्टेट यानी वेपर में आ गया, तो उसको बोलेंगे सेंसिबल हीट से लेटेंट हीट में चेंज हो गया। और जब सेंसिबल हीट लेटेंट हीट में बदलती है तो वस्तु के तापमान में कमी आती है, तो यहीं पे टेम्परेचर में कमी आ गई। अब इसका जस्ट उल्टा अगर हम देखें, अगर ये वही वस्तु ए है और हमने इसको ना अब इतना प्रेशर चारों तरफ से दे दिया कि ये सिकुड़ गई, ठीक है, कि ये क्या हो गई, ये सिकुड़ गई और इसमें संकुचन हो गया। अगर इसमें संकुचन होगा तो क्या होगा, इसके अणुओं के बीच की दूरी में कमी आ जाएगी, मॉलिक्यूल्स के बीच की दूरी कम हो जाएगी, के बीच की दूरी कम हो जाएगी। और इनके बीच की दूरी जितना कम होगी तो इसका मतलब वो आपस में उतनी बार टकराएंगे, तो उतनी बार फ्रिक्शन की वजह से क्या करेंगे, टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे। और जितनी बार टकराएंगे
उतनी बार फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन से टेम्परेचर बढ़ जाएगा। जैसे हम अपने हाथ को रगड़ते हैं तो दोनों हाथ आपको गर्म महसूस होते हैं, क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन जो है वो एनर्जी को, उस एनर्जी क्रिएट कर देता है और वही एनर्जी टेम्परेचर को इंक्रीज कर रही है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। तो इस तरफ क्या होगा कि फिर से गुप्त ऊष्मा चेंज हो जाएगी सेंसिबल हीट में, सेंसिबल हीट में चेंज हो जाएगी, संवेदनशील गुप्त ऊष्मा संवेदनशील ऊष्मा में बदल जाएगी। ठीक है, इस तरीके से प्रसरण और संकुचन के कारण, ठीक है, तो क्या प्रसरण और संकुचन के कारण ताप में आने वाला परिवर्तन, ताप में होने वाले परिवर्तन को हम एडियाबैटिक टेम्परेचर चेंज कहते हैं। ठीक है, अब इसका यूजेस क्या है ये देख लेते हैं कि देखिए ये अर्थ का सरफेस है, ठीक है, ये लेयर है, इसके ऊपर एयर की एयर लेयर है। ठीक है, अर्थ के सरफेस का टेम्परेचर ज्यादा है तो इसके कांटेक्ट में इस डायाबैटिक टेम्परेचर चेंज की वजह से एयर लेयर का टेम्परेचर भी इंक्रीज हो गया और इसका तापमान बढ़ गया। अब हमें पता है कि जो भी गर्म वायु यानी जो भी गर्म हवा होती है वो ऊपर की ओर उठती है, तो ये ऊपर की ओर उठी ये हवा। तो जैसे जैसे ये ऊपर की ओर उठती है वैसे वैसे क्या होता है, ये फैलती है। अगर ये फैलेगी मतलब ये पहले डेंस थी, अब से विरल माध्यम में जा रही है। अगर ये फैलेगी तो क्या होगा, इसके अणुओं के बीच की दूरी दूर दूर होगी, मॉलिक्यूल्स दूर दूर होंगे, तो वो लेस डेंसर से लेस डेंसर की ओर बढ़ते चले जाएगा और जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएंगे लेस डेंस होते जाएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि अब क्या हो रहा है, प्रसरण के कारण वायु फैल रही है, उनके बीच की दूरी ज्यादा हो रही है। इसका मतलब क्या हो रहा है, तापमान में कमी आ रही है। अभी हमने जैसे इसके पहले समझा था, तो क्या होगा, फैलने में तापमान में कमी आएगी। ठीक है, अब इसका उल्टा प्रोसेस होगा कि ये जो वायु है जो ऊपर है, अब ये नीचे की ओर आना चाह रही है। अब नीचे की ओर आएगी तो क्या होगा, ये धीरे धीरे क्या होती जाएगी, सघन यानी डेंस होती जाएगी। अगर ये डेंस होती जाएगी तो इनके बीच के जो अणु हैं उनके बीच की दूरी कम होती जाएगी। मॉलिक्यूल्स अगर नजदीक आएंगे फ्रिक्शन होगा तो बार बार आपस में कोलिजन करेंगे, तो इसकी वजह से क्या करेंगे, टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, तो हमेशा याद रखिए, यहाँ से हमें दो चीजें समझ में आई कि ऊपर उठती वायु का सघन से विरल माध्यम में जाती रहती है, वो सघन से विरल होती रहती है और तापमान में कमी आती है। और जब वायु ऊपर से नीचे की ओर आती है तो धीरे धीरे वो सघन होती रहती है और तापमान में बढ़ोतरी होती है। ठीक है, आप ये कॉन्सेप्ट यहाँ से याद रखिए। अब सबसे पहला प्रश्न है कि ये क्या होती है, तापमान ह्रास दर आप कैसे डिफाइन करेंगे कि पृथ्वी की सतह से ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान में आने वाली कमी को तापमान ह्रास दर कहते हैं। तो देखिए, ऊंचाई मेन पॉइंट है, आप ऊंचाई की बात करेंगे और ऊंचाई पृथ्वी की सतह से ऊंचाई में वृद्धि। ठीक है, आप पृथ्वी की सतह की बात कर रहे हैं। अब क्या है कि सोर्स ऑफ एनर्जी सन ना होकर के आप अर्थ सरफेस की बात कर रहे हैं। हालांकि अर्थ सरफेस के लिए सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, सन रेडिएशन है, लेकिन अब अर्थ गर्म हो गई है और अब कैसे टेम्परेचर में चेंज आ रहा है ये आप पढ़ते हैं थर्मल लैप्स रेट में। ठीक, अब देखिए ये भी हम दो तरीके का पढ़ रहे थे। एक तो हम पढ़ रहे थे नॉर्मल थर्मल लैप्स रेट, और एक हम पढ़ रहे थे एडियाबैटिक थर्मल लैप्स रेट। ठीक है, यानी सामान्य ताप ह्रास
दर। अब ये सामान्य ह्रास दर क्या होती है? सामान्य ह्रास दर कि शांत वायुमंडल में, ठीक है, अभी कोई बारिश वाला फिनोमेना कुछ भी नहीं है, बिल्कुल स्टेबल कंडीशन है, सारी की सारी आराम से पवन जितना बह रही है धीरे धीरे बह रही है, ऐसा नहीं है कि चक्रवात यानी तूफान आने वाला है, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। टेम्परेचर इतना ज्यादा नहीं है कि इतना इवेपोरेशन हो गया कि बारिश हो जाए, ठीक है। तो शांत वायुमंडल की अवस्था में ऊंचाई में वृद्धि के साथ, ऊंचाई में वृद्धि के साथ यानी हाइट जैसे जैसे बढ़ेगी, शांत वायुमंडल की अवस्था में ऊंचाई में वृद्धि के साथ ऊष्मा या ऊर्जा के स्रोत से दूरी बढ़ने के कारण, दूरी बढ़ने के कारण क्या हो रहा है? ऊष्मा यानी ऊर्जा का स्रोत क्या है? अर्थ का सरफेस। जैसे जैसे हाइट पे जा रहे हैं तो अर्थ के सरफेस से एनर्जी कम ट्रांसफर हो जाएगी क्योंकि डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है। ऊष्मा या ऊर्जा के स्रोत से दूरी बढ़ने के कारण तापमान में आने वाली कमी को ही क्या कहेंगे आप? नॉर्मल थर्मल लैप्स रेट, नॉर्मल NTLR लगभग कितनी होती है? 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर माइनस, ठीक है। जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएंगे 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान प्रति किलोमीटर कम होते जाएगा। अब बात करेंगे आप एडियाबैटिक थर्मल लैप्स रेट की, तो इसको क्या लिखेंगे? वायु के आरोहण के कारण, ठीक है, मतलब हवा ऊपर को उठी, आरोहण मतलब ऊपर उठना, तो वायु के आरोहण के कारण प्रसरण, एक्सपेंशन, ठीक है, वायु के आरोहण के कारण एक्सपेंशन की क्रिया के कारण तापमान में आने वाली कमी को क्या बोलेंगे आप? ATLR, ठीक है, एडियाबैटिक थर्मल लैप्स रेट। अब हम दो रेट और हैं इसमें एडियाबैटिक में कि ड्राई क्या है और सैचुरेटेड क्या है, उसको देख लेते हैं। अब हम सारे जो थर्मल लैप्स रेट है उनको डायग्राम के माध्यम से भी समझ लेते हैं। पहले हम समझते हैं कि सामान्य ताप ह्रास दर, जैसे कि अगर मान लीजिए कि ये मेरा टेम्परेचर का एक्सेस है, ये मेरा हाइट का एक्सेस है, ठीक है। यहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस मैंने टेम्परेचर माना, ये हाइट एक H2 है और एक हाइट मैंने H1 मानी। तो ये टेम्परेचर जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर जाते हैं वैसे वैसे तापमान में कमी आती रहती है, जैसा कि अभी हमने पढ़ा, और ये मैक्सिमम -40 डिग्री सेल्सियस तक कमी आती है एक निश्चित H2 हाइट तक, ठीक है। तो क्या होता है कि हाइट जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे तापमान में कमी आती है। कमी कैसे आती है? क्योंकि हम पृथ्वी की सतह, जो कि ऊर्जा का स्रोत है, पृथ्वी की सतह से दूरी बढ़ जाती है। तो पृथ्वी की सतह से दूरी बढ़ जाती है, एक रीजन ये है। दूसरा रीजन ये है कि जैसे जैसे ऊंचाई पे जाते हैं वैसे वैसे ग्रेविटेशनल फोर्स कम होते जाता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स अगर कम हो जाएगा तो ऊंचाई पे जो गैसियस पार्टिकल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो पार्टिकल्स धूल के कण भी होते हैं, तो उनका भी कम नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। अगर कम होंगे वो पार्टिकल्स तो क्या होगा? तो वो कम एनर्जी एब्जॉर्ब कर पाएंगे, जिसकी वजह से ऊंचाई पे जाने पे टेम्परेचर पे कमी आती है। और वायुमंडल विरल भी इसीलिए होता है क्योंकि ऊपर जाते जाते ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो जाता है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये नॉर्मल लैप्स रेट समझ गए होंगे। चलिए हम समझेंगे रुद्धोष्म ताप ह्रास दर यानी एडियाबैटिक थर्मल लैप्स रेट, ठीक है। एडियाबैटिक प्रोसेस आपने समझ ही लिया है। अब ये दो तरीके के था, एक तो था शुष्क और एक था संतृप्त, ठीक है, संतृप्त, ठीक है। ये था ड्राई एडियाबैटिक थर्मल लैप्स रेट, ये था सैचुरेटेड एडियाबैटिक थर्मल लैप्स रेट, ठीक है। देखिए शुष्क को देखिए, हमको पता है कि वायु के प्रसरण मतलब फैलने और सिकुड़ने, फैलने
और सिकुड़ने में जिस तरीके से हीट ट्रांसफर होती है, ट्रांसफर क्या, वो मतलब पर्टिकुलर उस सिस्टम की ही होती है ऊर्जा, निहित ऊर्जा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इन दोनों प्रोसेस में जो तापमान में परिवर्तन होता है इसको बोलते हैं हम एडियाबैटिक प्रक्रम, रुद्धोष्म प्रक्रम। ठीक है, तो जब फैलता है तो तापमान में कमी आ जाती है और जब सिकुड़ता है तो तापमान बढ़ जाता है, इतना ध्यान रखिए। अब क्या होता है शुष्क ATLR, अब इसको समझते हैं कि अगर देखिए पृथ्वी की सतह है, पृथ्वी की सतह में यहाँ पे तो वायु गर्म हो गई है, पृथ्वी की सतह का टेम्परेचर ज्यादा है, वायु ये एयर की लेयर है, तो पृथ्वी की सतह गर्म है तो उसके कांटेक्ट में आने वाली ये वायु की लेयर भी गर्म हो जाती है, तो ये तो होता है डायबेटिक प्रोसेस जिससे ये गर्म हो जाती है, डायबेटिक। पहले देख लीजिए क्या है डायबेटिक प्रोसेस। अब क्या होता है, गर्म वायु अगर ऊपर की उठेगी तो धीरे धीरे फैल देगी, तो ठीक है, जब अब ये फैल रही है तो अभी क्या है, जब ये फैल रही है तो अभी तक ये शुष्क है यानी ड्राई है, ठीक है, ड्राई है इन द सेंस कि जितना इसका वॉल्यूम है उसमें जलवाष्प यानी आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी की मात्रा बहुत कम है, ठीक है, वेपर्स बहुत कम है, अभी भाप बहुत कम है उसके अंदर, तो इसीलिए उसको अभी ड्राई बोल दिया है। ठीक है, मान लेते हैं कि अब वो जब ड्राई होती है तो उठ तो फिर भी रही है ऊपर, तो ड्राई है लेकिन क्या है, उठ तो रही है। अगर वायु ऊपर की ओर उठेगी, हाइट बढ़ेगी, ऊपर की ओर उठेगी तो तापमान में कमी तो आएगी ही आएगी। तो जो ये ड्राई एडियाबैटिक थर्मल लैप्स रेट होता है इसकी वैल्यू -10 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर होती है। वैसे ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू -9.8 पर किलोमीटर होती है, लेकिन हम इसे बिल्कुल लगभग में इसको बोल देते हैं 10 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। ठीक है, तो इतना आपको क्लियर हो रहा होगा। अब क्या होता है, अब देखिए, अब हम इस डायग्राम में समझते हैं इसके आगे का। ठीक है, तो ये एक डायग्राम हमने बनाया है, तो डायग्राम में देखिए कि ये वाटर है, वाटर लेवल, यहाँ से मैदान, पठार, पहाड़, ऐसे करके आप देखेंगे तो हाइट में इंक्रीमेंट होते रहेगा। तो जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी तो वैसे वैसे इसमें वायु ऊपर की ओर उठेगी और उसमें धीरे धीरे सारे परिवर्तन, तापीय परिवर्तन आप देखेंगे। तो क्या है कि T = 20 डिग्री सेल्सियस मैंने यहाँ पे लिया, और यहाँ से देखिए 1 किलोमीटर का हाइट का डिस्टेंस अगर मैंने लिया है, और यहाँ पे वातावरण बिल्कुल शांत है इस एरिया में। ठीक है, कोई बारिश नहीं है, बहुत ज्यादा गर्मी ठंडा कुछ नहीं है, तो आराम से 1 किलोमीटर में क्या है, नॉर्मल लैप्स रेट। ठीक है, शांत वातावरण है, इतने में क्या है, शांत वातावरण है, तो इसका नॉर्मल लैप्स रेट -6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर है। तो अगर ये T = 20 डिग्री सेल्सियस है तो आप 6.5 यहाँ से घटा देंगे तो 1 किलोमीटर बाद ये टेम्परेचर ऊपर जाएंगे, तो ये टेम्परेचर 13.5 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब आप थोड़ा सा और ऊपर गए, अब वायु और ऊपर गई, अब वायु अगर ऊपर गई तो क्या होगा, धीरे धीरे इस पहाड़ के ढाल के सहारे वो ऊपर को उठने लगी। ठीक है, लेकिन अभी वो ड्राई है, उसमें अभी इतनी आर्द्रता नहीं है कि वो बारिश कर सके। ठीक है, बहुत कम उसमें आर्द्रता है, नेग्लिजिबल मान लीजिए। तो उसका आपको पता है कि थर्मल लैप्स रेट उसका कौन सा है, ड्राई एडियाबैटिक थर्मल लैप्स रेट, क्योंकि ऊपर की ओर उठेगी तो वायु क्या होगी, फैलेगी, तो ऊपर की ओर चढ़ते चढ़ते फैली, और एडियाबैटिक ड्राई एडियाबैटिक थर्मल लैप्स रेट की वजह से 2 किलोमीटर पे यहाँ पे टेम्परेचर हो गया T = 3.5 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अब समझिए आगे क्या होगा कि जैसे जैसे वो और ऊपर जाएगी और ऊपर जाएगी, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी तो वैसे वैसे वायु क्या होगी, उसकी सापेक्षिक आर्द्रता 100% हो जाएगी। एक पॉइंट ऐसा आएगा, बढ़ते रहेगी और एक टाइम पे ये 100% हो जाएगी। सापेक्षिक आर्द्रता का मतलब होती है वायु में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा डिवाइडेड बाय वायु की कुल जल वाष्प ग्रहण क्षमता। 100% का मतलब कि जितना वायु अपने आप में अपने रख सकती थी, जितना वो हवा अपने अंदर जल वाष्प को रख सकती थी, उतना उसमें हो चुकी है। ठीक है, तो इसका मतलब आर्द्रता 100 डिग्री सेल्सियस हो गई। अब कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा। अब कंडेंसेशन कब स्टार्ट होगा, जैसे कोई पानी का ग्लास है,
जब तक उसमें पानी डालने की जगह होती है तब तक वो उसके अंदर बढ़ता जाता है, और जैसे ही उसका लेवल उसके सतह को पार कर जाएगा तो पानी गिरना शुरू हो जाएगा। तो आप कुछ वैसे समझ सकते हैं कि जितना उस गिलास में आ सकता था उतना आ चुका है, तो उस पोजीशन पे क्या होगा, कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हाइट इंक्रीज हुई, सापेक्षिक आर्द्रता इंक्रीज हो गई और वायु सापेक्षिक आर्द्रता इंक्रीज हो गई। तो यहाँ पे क्या होगा, एक तो इस पोजीशन में एक तो होगा वायु का आरोहण, मतलब हवा ऊपर जा रही है, एक तो इस पोजीशन में वायु का आरोहण होगा। दूसरा, इस पोजीशन में क्या स्टार्ट हो जाएगा, संघनन यानी कंडेंसेशन, संघनन यानी कंडेंसेशन। अब हमने क्या पढ़ा है, जब कंडेंसेशन होता है तब जल वाष्प किसमें चेंज होती है, जल की बूंदों में। तो क्या होगा कि स्टेट चेंज हो रहा है, देखिए ये गैस है और ये लिक्विड है, ठीक है, तो स्टेट चेंज हो रही है यहाँ पे। तो ये जो जलवाष्प बनी थी ये कैसे बनी थी, संवेदनशील ऊष्मा के गुप्त ऊष्मा में बदलने से। तो यहाँ पे गुप्त ऊष्मा जो होगी वो संवेदनशील ऊष्मा में बदल जाएगी जब जल में चेंज हो रहा है। तो इसकी वजह से क्या होता है, अब आप ऐसे भी अज्यूम कर सकते हैं कि गैस के पार्टिकल दूर दूर होते हैं, जल के पार्टिकल पास पास होते हैं। गैस के कंपैरिजन में जितने पास में होंगे उतना कोलिजन होगा, कोलिजन होगा तो फ्रिक्शन के कारण तापमान में बढ़ोतरी हो जाएगी। तो यहाँ देखिए, अब आप इसे समझिए कि यहाँ पे जब वायु का आरोहण हो रहा है, जब वायु शुष्क से आर्द्र होना शुरू हो जा रही है, यानी अब वो उसमें ह्यूमिडिटी या जलवाष्प का कंटेंट बढ़ते जा रहा है, तो दो प्रोसेस हो रही है, वायु का आरोहण और संघनन। वायु के आरोहण के कारण तापमान में कमी आ रही है, मतलब जो भी टेम्परेचर होगा उसमें -8 डिग्री सेल्सियस की कमी आ जाएगी, और संघनन के कारण तापमान में बढ़ोतरी हो जा रही है, मतलब +20 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो रहा होगा, इतने तक का टेम्परेचर का डिफरेंस अगर -10 डिग्री सेल्सियस ड्राई वाला मान लेते हैं, +6.5 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल लैप्स रेट ही मान लेते हैं, तो इसकी वैल्यू रिजल्टेंट यहाँ पे जो टेम्परेचर चेंज हो रहा होगा इस प्रोसेस के अंदर, अभी सिर्फ इस प्रोसेस की बात हो रही है, इस हाइट से इस हाइट की बात नहीं हो रही है, इस प्रोसेस में ही, ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस के अंदर का टेम्परेचर चेंज -3.5 डिग्री सेल्सियस हो गया। ठीक है, अब आप जाएंगे, अब आप देखेंगे कि जैसे ही हम T3 में जाएंगे, T3 बराबर इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3.5 डिग्री सेल्सियस -3.5 डिग्री सेल्सियस, ये वाला, तो किसकी इतनी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे, 0 डिग्री सेल्सियस। अब आप देखिए यहां से यहां तक का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस था इस प्लेन तक का। अब जैसे जैसे वायु का आरोहण होगा, वायु जैसे जैसे नीचे नीचे आएगी, जैसे वायु नीचे आएगी तो तापमान में बढ़ोतरी होगी। अब तापमान में बढ़ोतरी क्यों होगी, क्योंकि संकुचन हो रहा है। वायु जब नीचे आएगी तो क्या होगा, वायु सिकुड़ेगी, अगर सिकुड़ेगी तो उनके बीच का डिस्टेंस, मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस कम हो जाएगा तो फ्रिक्शन कोलिजन, टेम्परेचर इंक्रीज, तो नीचे आने वाली वायु का तापमान इंक्रीज होगा। किस रेट से होगा, +10 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, क्योंकि नीचे आने में तो पूरा का पूरा एडियाबैटिक प्रोसेस ही हो रहा है। तो इस तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि थर्मल लैप्स रेट क्या होता है। अब हम इसको पढ़ते क्यों है, इसका इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। अब हम यहां से कंक्लूजन ड्रॉ कर पाएंगे। देखिए, कंक्लूजन में एक चीज पहले समझ लीजिए, एक होता है इन्वायरमेंटल लैप्स रेट, ठीक है, इसको बोलते हैं इन्वायरमेंटल लैप्स रेट, मतलब पर्यावरणीय ह्रास दर। ये जो ELR होता है ना, यही इस बात को डिनोट करने के लिए एक खाली सूचक और मानक है कि पर्यावरण में यानी वायुमंडल में या वातावरण में स्थिरता यानी स्टेबिलिटी है कि नहीं। ठीक है, स्थिरता अस्थिरता के लिए हम इस सूचकांक को यूज करते हैं। हम बता देते हैं भैया ELR की वैल्यू अगर इतनी है। अगर हम बात करेंगे शांत वायुमंडल की, शांत वायुमंडल में ELR यानी इन्वायरमेंटल लैप्स रेट इज इक्वल टू नॉर्मल लैप्स रेट, सामान्य ताप ह्रास दर, ठीक है, बराबर होता है। अगर ELR की वैल्यू
कम हो जाती है NLR से, तो ये होती है परम स्थायित्व। मतलब अभी कुछ भी नहीं होगा, कोई बारिश नहीं, कोई चक्रवात नहीं, कोई वातावरण नहीं, कुछ भी नहीं। परम स्थायित्व मतलब बिल्कुल अच्छी सी एक्सट्रीम स्टेबिलिटी, एक्सट्रीम स्टेबल कंडीशन। ठीक है। अब अगर ELR की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल, ग्रेटर देन NLR हो जाती है, तो ये हो जाती है अनस्टेबिलिटी, कि अब बारिश, चक्रवात, ये सारी चीजें हो सकती हैं, अनस्टेबिलिटी। ठीक है। तो समझने के लिए वो इतना बड़ा टेम्परेचर बढ़ गया, कम हो गया, ये सब यूज नहीं करेंगे, वो सिर्फ इस टर्म्स का यूज करेंगे कि NLR इतना हो गया, ELR से कम हो गया, ज्यादा हो गया। तो इस तरीके से सीधे सीधे बता दिया जाता है कि इक्वल है तो मतलब शांत है, और परम स्थायित्व है कि कम है, और ELR इज ग्रेटर देन NLR है तो अनस्टेबिलिटी है। ठीक है।